Assalamu alaikum and welcome to another interesting and informational episode of The Good Life Show. आज हम जिस बीमारी पे बात कर रहे हैं, जिस एलिमेंट पे बात कर रहे हैं, उसे कहा जाता है कि वो दुनिया का नंबर 1 किलर है। सबसे ज़्यादा लोगों की अमवात उसी बीमारी, उसी प्रॉब्लम की वजह से होती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट डिजीज़ेस। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नूर दस्तगीर, who is assistant professor in Jinnah Hospital and he practices at National Hospital Lahore. उनसे हम बात करेंगे तफसील में क्या मसाइल हैं, क्या वजूहात हैं, क्या इलाज में नया हो गया है और उसका हल भी जानेंगे। और शुरू करते हैं हम अपना आज का एपिसोड। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हम इस शो को बेहतर बना सकते हैं और बेहतर मेहमान ला सकते हैं। और आपका एक फॉलो, एक लाइक इसको और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करेगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नूर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो जो इंट्रोडक्शन कराई सो कराई, आप ज़रा डिटेल में मुझे बताएं अपना, आपने कैसे शुरू किया, आप क्या कर रहे हैं एंड वाई कार्डियोलॉजी। जैसे आपने बताया, आई एम डॉक्टर नूर दस्तगीर। आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। जनरली ऐसे समझ लें कि मैं कभी भी डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। शायद फेट था या पेरेंट्स की ख्वाहिश थी या कैसे कि मेडिकल में आ गया। इवन मेडिकल करने के बाद भी आई डेंट फाइंड माई रिदम, मतलब कभी वो नहीं था कि मेडिसिन इज़ माई कॉलिंग। काम भी करना शुरू किया, कुछ लोगों को पता भी होगा, वरना मैं बता देता हूँ कि आप जब MBBS की डिग्री करते हैं तो आप सिर्फ एक किताबी डॉक्टर ही हैं। आप बेसिकली उसके बाद 1 साल की रेजिडेंसी करते हैं जिसको हाउस जॉब कहते हैं। उसके बाद आपको जो हमारी लाइसेंसिंग है PMDC या PMC बीच में हुई थी, वो आपको लाइसेंस देती है कि आप काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस दौरान इस इंटर्नशिप का पीरियड होता है 1 साल, जो हाउस जॉब होती है, इसमें आप डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में रोटेट करते हैं। एंड देन यू डिसाइड। जी, डिफरेंट लोग चूज़ करते हैं कि आपने मेडिसिन करनी है, सर्जरी करनी है। तो उसमें यह है कि मेडिसिन भी कर ली, सर्जरी भी कर ली, बाकी सब भी कर लिया। कार्डियोलॉजी मेरी आखिरी रोटेशन थी। तो जब कार्डियोलॉजी की तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ माई कॉलिंग। ओके। मतलब शायद उससे पहले मुझे ये भी नहीं लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, बट कार्डियोलॉजी में जाके मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ फॉर मी। तो वहाँ से बस नेवर लुक बैक। बाकी आई वाज लकी कि टू बी इन अ डिपार्टमेंट जो कि बहुत अच्छा था। उस वक्त के मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे प्रोफेसर ज़ुबैर अकरम साहब थे। ही इज़ प्रॉब्ली बिन द बेस्ट मेंटोर और लाइक अ फादर फिगर। तो उसके बाद से बस नेवर लुक बैक, परसूड कार्डियोलॉजी लाइक एनीथिंग। उससे पहले कार्डियोलॉजी एक स्पेशलाइजेशन है, इससे पहले आपको 2 साल मेडिसिन के करने होते हैं, वो भी बस उसमें भी आई वाज वेरी लकी टू हैव वेरी वेरी गुड टीचर्स। प्रोफेसर तारिक वसीम साहब थे, डॉक्टर नजमुल नासिर थे, ही स्टिल प्रैक्टिसिंग एट नेशनल हॉस्पिटल विद मी नाउ। तो आई वाज वेरी लकी इन अ वे कि आई गॉट टू बी ट्रेन्ड विद वेरी वेरी हाईली प्रोफेशनल एंड वेरी एजुकेटेड एंड वेरी गुड टीचर्स। टीचिंग इस तरह की चीज़ है कि जब तक पैशन से ना की जाए वो नहीं हो सकती। आपका काम है करना, आप प्रोफेसर हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है पढ़ाना, बट एक शौक़ होता है पढ़ाने का। तो आई वाज लकी इन अ वे कि जितने लोगों से मैं ट्रेन हुआ हूँ या जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, दे वर वेरी पैशनेट टीचर्स। तो जब लोग आपको ऐसे ट्रेन करते हैं तो यू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एज वेल। तो आप अपना तो कैरेक्टर बिल्ड कर ही रहे हैं, बट देयर सर्टन क्वालिटीज़ जो कि आपके टीचर्स या आपके उस्ताद जो हैं वो आप में इंस्टिल करते हैं। सो इट्स लाइक यू आर ग्रोइंग एंड गेटिंग बेटर। तो उसमें ये है कि फिर उस दौरान मैंने अपनी जो UK की क्वालिफ़िकेशन है MRCP, वो भी मेडिसिन के दौरान ही की। बाकी बट never wavered के cardiology is the calling. So उसके बाद went back. You're so lucky that you were able to, say that कि this was my calling.
वरना अक्सर लोग तो जब प्रोफेशन में चले जाते हैं तो बस करना पड़ता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि Yeah. कार्डियोलॉजी जाने से पहले बस कर ही रहे थे एज एवरीवन। जब यहाँ से MBBS किया तो प्लान ये था कि जी सबसे पहले USMLE करेंगे, US चले जाएंगे, फिर UK चले जाएंगे। बट हर किसी की फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, नॉट एवरीबडी कैन लीव पाकिस्तान और वांट्स टू लीव पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। तो और हमें बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों की यहाँ तो पे। इट वाज गुड कि आई डिडंट गो, बट लाइक आई सेड के I still It is amazing that you didn't go. I Trust me. still love living in Pakistan. I feel it's the best place in the world right now. So there's no place like Pakistan to live. Despite country के जैसे भी हालात हैं, लोग जितना भी कहें, आपका मुल्क आपका ही मुल्क होता है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, you'll always be an outsider there. आपकी अपनी कंट्री जो है उसकी जो ओनरशिप है वो नहीं आपको कहीं भी मिल सकती। I've traveled the world and everywhere. बट मतलब जितने भी लोग सुन रहे होंगे 90% शायद डिसएग्री करें कि इस बात से, बट हर बंदे की एक अपनी सिचुएशन होती है। आई स्टिल फील पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव, फ्यू कैन मेक इट हैपन ओवर हियर। तो बाकी अल्लाह हैज़ बीन काइंड। आप चले दिल की बीमारी की तरफ आते हैं, ठीक है। इट्स अ नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अमवात किसी ना किसी दिल की बीमारी की वजह से होती है। पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है ये इसकी शरह कितनी है और व्हाट प्रॉब्लम्स हैव यू नोटिस के जिसकी वजह से लोग ज़्यादा आते हैं? अच्छा, थोड़ा सा ऑब्वियसली आपने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले मैं बता देता हूँ, आई कंफर्म दैट हार्ट डिजीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज़्यादा बात पूरी दुनिया में हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं, हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। और उसमें पाकिस्तान जो लास्ट सर्वे हमारे पास, जो हम ट्रस्ट वर्दी सर्वे कहते हैं, वो WHO के होते हैं। हमारे भी सर्वेज़ हो रहे हैं एंड अच्छी बात है कि पाकिस्तान इज़ इन ऑन द सीन जहाँ पे हम अपना डाटा इकट्ठा कर रहे हैं अब। बट ये है कि WHO का कोट कर देता हूँ, उसमें ये है कि पाकिस्तान इज़ नंबर 30th ऑन द ओवरऑल लिस्ट। नॉट बैड। हाँ जी, जनरली भी। बट आउट ऑफ व्हाट 164 कंट्रीज टोटल पूरी दुनिया में अगर नहीं, देखा that's जाए, high, that's पाकिस्तान इज़ नंबर 30 ऑन द लिस्ट। दैट्स हाई। इवन स्टिल यहाँ के भी जो नंबर्स हैं दे आर स्टिल क्वाइट हाई। मतलब उसमें जो पाकिस्तान के नंबर्स हैं दे आर समवेयर अराउंड 200 पीपल आउट ऑफ एवरी 100,000 डाई ऑफ हार्ट डिजीज़ एवरी ईयर। और जो हाईएस्ट नंबर है दैट इज़ समवेयर अराउंड 350 और 400। ओके। विच इज़ ऑल्सो इन द एशियन कंट्रीज़ जो हमसे आगे हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान है और आज़रबाईजान है, ओमान है, ये कंट्रीज़ हमसे आगे चल रही हैं। तो समहाउ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है हार्ट डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी। बाकी आपने दूसरा पूछा कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हार्ट डिज़ीज़ ज़्यादा है। लाइक आई सेड कि कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का भी रोल है। हार्ट डिज़ीज़ एक बड़ी वेरीड किस्म की बीमारी है और अभी रिसेंटली तो और भी वेरिएबल होती जा रही है। जनरली हम समझते थे कि हार्ट डिज़ीज़ इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ द रिच, जिसमें हम एसेंशली तो यही समझ आता है कि बैड ईटिंग हैबिट्स, बैड से मुराद ये है कि रिच इन कोलेस्ट्रॉल, या अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डाइनिंग आउट है, फैटी मील ज़्यादा हैं, मीठा ज़्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपके पास 10 लोग हैं आपका काम करने के लिए, आपकी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, तो हम समझते थे कि हार्ट डिज़ीज़ इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ द रिच। और जनरली ज़्यादा बड़ी उम्र में होती है। कभी आप 30s and 40s में नहीं सोचते थे कि आपको कभी हार्ट डिज़ीज़ हो सकती है। एग्जैक्टली। यू लिविंग योर लाइफ नॉर्मली, स्मोकिंग भी चल रही है और बैड ईटिंग हैबिट्स भी हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी है। बट आप 30s 40s में कभी भी नहीं सोचते थे कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है ना। आप सोचते थे कि चलो बड़े होंगे तो फिर सोचेंगे कि इस बारे में हमने क्या करना है, कुछ विल मेक अमेंड्स।
तो रिसेंट टाइम्स में वीव सीन अ वेरी हाई परसेंटेज, हाई से मुराद ये है कि पहले की निस्बत 30s में लोगों को हार्ट अटैक जितने हो रहे हैं वो बहुत बढ़ गया है। Exactly. और 40s में तो बहुत ज़्यादा चला गया। सो नाउ इट्स नॉट अ डिज़ीज़ ऑफ द एल्डरली एनी मोर। मतलब हम कहते थे जी 50-60 साल में जाके दिल की बीमारी होगी, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। सो मेरे पास जितने भी कोई भी यंग पेशेंट्स आते हैं से 30s में, और उसमें भी ये है कि बहुत सारे लोग अब ऐसे आ रहे हैं वो इन 20s एंड 30s विद हाई ब्लड प्रेशर या शुगर हो गई है या फॉर एनी अदर रीज़न। तो फोकस यही होता है कि सबको इस तरफ लाएं दैट एवरीबडी शुड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड इन 30s डेफिनेटली। चलें 20s को फिर वक्त के लिए मार्जिन दे देते हैं। एवरी पर्सन इन 30s सबको चाहिए एक दफ़ा अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करें, रैंडमली अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, अपनी शुगर चेक करें, यूरिक एसिड चेक करें, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट रैंडमली जितने लोगों के चेक करवाए हैं उनमें से मोर देन 50% के एक्चुअली कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर हाई आ गया, शुगर हाई आ गई, और आपको पता नहीं है। ये बहुत दो फ़र्क चीज़ें हैं। आपको पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है एंड यू चूज़ टू इग्नोर इट, दैट इज़ ऑन यू। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, दवाई नहीं ले रहे, दैट इज़ अ होल अदर डिबेट। कि ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का, जो कि एसेंशली आई फील कि साइलेंट है, इट्स एक्चुअली कॉल्ड अ साइलेंट किलर, बट बहुत सारे लोग इस चीज़ में स्टिल आज भी बिलीव रखते हैं कि जी, और आके सिंपल यही बयान देते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पता होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। आई एक्चुअली डू दिस थिंग विद ऑल माई पेशेंट्स। वो आते हैं, मैं उनका ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आप बताएं कितना होगा, एंड मतलब आयरॉनिकली और नॉट, मोर ऑफन देन नॉट इट्स नो वे नियर देन व्हाट दे थिंक। मतलब वो कहेंगे नॉर्मल है और अक्सर 160 निकल आएगा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप नहीं पता लगा सकते कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं। देयर आर वेरी फ्यू पीपल, या बड़ी छोटी परसेंटेज है जिन लोगों के सिम्टम्स ट्रू होते हैं, मतलब उनको लगे कि मुझे सर में दर्द है और बाकी ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। वरना ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको शुरू में तो पता चलती है, लेकिन वक्त के साथ आपकी बॉडी एडजस्ट होती जाती है, अडैप्ट कर लेती है। एग्जैक्टली। हमारी बॉडी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मशीन है, इट अडैप्ट्स टू एवरीथिंग। आप कोई काम नहीं करते, आपसे कोई काम नहीं होगा। आप आज जिम जाना शुरू करें, आपसे 2 किलो वज़न नहीं उठाया जाएगा। आप महीना जाते रहें, आप 20 किलो भी उठा लेंगे। आई एम एन एग्जाम्पल। तो आप कहें कि जी मैं तो भाग ही नहीं सकता, आई हैव नो स्टैमिना। आप रोज़ जाएं, कोशिश करें। आप नहीं करें, आप जितना आपसे नहीं होता, आप 10 कदम चलें, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज से 4 दिन बाद आप 12 कदम चल पाएंगे, और उसके बाद 15, और फिर 20, और फिर 100 मीटर, फिर 500 मीटर, 1 किलोमीटर। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि अगर आप कहीं से चलेंगे नहीं तो आप कहीं पहुँचेंगे नहीं। तो कहीं पहुँचने के लिए चलना ज़रूरी है। चलने से मुराद लिटरली नहीं है, बट एंड कहीं ना कहीं लिटरली भी है। यू हैव टू स्टार्ट हियर। कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि जी हम तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमने की नहीं है, हमसे होती नहीं है। दैट इज़ नॉट रीज़न कि आप शुरू नहीं कर सकते। और बहुत क्या, इट्स मोर देन 90% मैं आपको ये बताऊंगा कि जब लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो हाउ गुड दे फील। इट्स ए लिमिटेशन, बहुत बड़ी आप पे डिसेबिलिटी है कि आप थोड़ा सा भी काम खुद नहीं कर सकते, एंड वो आपको पर्सनली जो है वो एक सॉर्ट ऑफ फीलिंग ऐसी देता है कि यू कांट डू थिंग्स, एंड व्हेन यू हैव दैट फीलिंग दैट यू कैन डू एवरीथिंग, आई कैन रन टू द मार्केट, आई कैन लिफ्ट माई चाइल्ड, आप बेशक वो 10 साल का हो गया है, एंड यू कांट डू दैट, तो इट गिव्स यू दैट फीलिंग कि मैं कर नहीं सकता। एंड वाई शुड यू हैव दैट? आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरी पर्सन इज़ इनविंसिबल इफ़ दे कैन थिंक दे आर। मोटिवेशन लैक करती है हमारी नेशन। मोस्टली पीपल डोंट इवन नो दैट दे आर अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड, और इतने सारे इश्यूज हैं जिनको आप एड्रेस नहीं करते हो। जैसे आपने ब्लड प्रेशर की गोली की बात की है, इतने सारे लोग हैं जो कहते हैं हम खाएंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी। अरे मतलब अगर शुगर हो तो आपको शुगर की दवाई लेनी ही है ना। ये लोग दवाइयों से इतना फोबिया जो है उसका क्या, हाउ डू यू कन्विंस योर पेशेंट्स फॉर दैट?
ये तो आपने एक बहुत ही ना सेंसिटिव टॉपिक जो है उस छेड़ दिया है, यू स्ट्रक अ नर्व। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। इसमें भी दो बातें हैं कि एक तो आपने कहा कि लोग डिप्रेस्ड हैं और मतलब डीमोटिवेटेड हैं, उसकी रीज़न इज़ द एनवायरनमेंट। पॉजिटिविटी नहीं है किसी में भी, आप वैसा ही फील करते हैं जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है, या जो चीज़ आपके अराउंड हो रही होती है, जो चीज़ आपको बताई जाती है। आप जिस तरह की भी इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, आप वैसे ही हो जाते हैं। इफ़ यू आर इन द कंपनी ऑफ वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो यू विल बी मोटिवेटेड टू बी लाइक देम। इफ़ यू आर इन द कंपनी ऑफ पीपल हु आर हैप्पी विद द वे दे आर, बेहतरी नहीं हो किसी को भी करनी, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे, कंटेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि सब ऐसे ही हैं। वाई शुड यू बी द वन टू स्टैंड आउट? तो एक ओवरऑल ना एटमॉस्फेयर है ऑफ डिप्रेशन एंड डीमोटिवेशन। कुछ कंट्री के हालात भी ऐसे हैं, दे आर टू ब्लेम, आई कांट अब डिनाई दैट। तो डॉक्टर साहब पूरी दुनिया के ऐसे हालात हैं एज फार एज दिस इज कंसर्न्ड। देखिए पता है बात क्या है, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन। आपको हर जगह दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे। बाकी इट ब्रिंग्स यू बैक टू द पॉइंट जहाँ पे आपने पूछा कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं कि मेडिसिन लेनी है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है कि हर किसी का ये ख्याल है कि भाई एक दफ़ा हम दवाई लेंगे तो हमें लेनी पड़ेगी। सो इट टेक्स मी अ वाइल, इट टेक्स टाइम, बट आई लव स्पेंडिंग दैट टाइम विद एवरी पेशेंट टू टेल देम टू चेंज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। दवाई लेनी ना लेनी इज़ नॉट द पॉइंट टू फोकस ऑन। हम चीज़ों को गलत एंगल से देख रहे हैं कि हमें दवाई लेनी है, नहीं, हमें ब्लड प्रेशर ठीक करना है। एंड दवाई इज़ नॉट द ओनली वे, देयर आर मैनी थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस योर ब्लड प्रेशर। आप जिस पॉइंट पे आए हैं उसमें हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। जैसे आपका वेट कितना है, हम आपका वेट कम कर सकते हैं। आपकी डाइट कैसी है, हम उसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम आपके एक्सरसाइज लेवल्स या फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है हम उसको बढ़ा सकते हैं। सो ईच ऑफ दीज थिंग्स हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर ब्लड प्रेशर। दो पॉइंट्स यहाँ पे रह जाते हैं करने वाले, जो मैं फॉलो करता हूँ। मैं सबको ये कहता हूँ कि हम करेंगे ये कि हम सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे, बिकॉज बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपको रोज़ नुकसान पहुँचा रहा है। दवाई का साइड इफ़ेक्ट अगर आप खोल के देखेंगे, वो हर दवाई में दिया होता है, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट है, तो वो शायद 1% होगा या 0.9% होगा, 0.5% होगा। बड़े ज़्यादा वालों को हम 2-3% कह देते होते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का इफेक्ट तो 100% है। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ जो आपको देखना है। आपकी दवाई का साइड इफ़ेक्ट शायद आपको 10 साल में शायद एक दफ़ा होगा, और शायद ना भी हो, लेकिन ब्लड प्रेशर का जो नुकसान है वो तो आपको रोज़ 100% हो रहा है। अच्छा, उसका नुकसान इज़ लाइक एवरी डे आपकी बॉडी डिटेरियोरेट होती है, और इट्स लाइक के हार्ट अटैक हो सकता है, इसको भी समझना स्ट्रोक हो सकता है। इसको भी समझना मुश्किल नहीं है। आप ऐसे समझें कि आपका एक पाइप है जिससे आप पानी दे रहे हैं, आप उसमें प्रेशर बढ़ा दें रोज़, और बड़े हाई प्रेशर से जो है अब उससे पानी निकल रहा है, तो वो जो पाइप है जिसको आदत नहीं थी एक सर्टन प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की, अब उसमें जब रोज़ इतना प्रेशर पीछे से आ रहा है, तो वो वक्त के साथ साथ अपनी मतलब ओरिजिनल कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, अंदर से प्रेशर की वजह से डैमेज हो रहा है, तो उस पर कंटिन्यूस स्ट्रेन आ रहा है। एंड ये हम आपकी पूरी बॉडी की शरीयानों की बात कर रहे हैं, जो आपके ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, हार्ट को सप्लाई कर रही हैं, किडनीज़ को सप्लाई कर रही हैं, आँखों को सप्लाई कर रही हैं। तो जब 1-2 दिन की बात तो नहीं है, तो अगर आप तवील अरसे तक अपनी शरीयानों पे ये प्रेशर बढ़ा के रखेंगे, तो वक्त के साथ साथ वो अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। और खुदा ना खास्ता एक पॉइंट आ सकता है जब इसका एंड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए, जो कि इस फॉर्म में हो सकता है कि आपको खुदा ना खास्ता स्ट्रोक हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, आँखों का मसला हो जाए, गुर्दे ख़राब हो जाएँ। तो शरीयानें तो पूरे जिस्म में, ब्लड सप्लाई तो आपकी पूरी बॉडी को देनी है, तो वो जब सारी की सारी इफ़ेक्ट हो रही हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट हो सकती है।
तो हम क्यों अपने आप को उस पॉइंट तक लेके जाएं जहां हम अपने आप को इस एट रिस्क डाल दें? इट्स सो सिंपल. देखें, लाइफ में हर किसी को फ़र्क तरह के चैलेंजेस होते हैं. मेरी विजन वीक है, मैंने ग्लासेस लगाई हुई हैं. किसी को ब्लड प्रेशर है, उसको दवाई खानी है. किसी को शुगर है, उसको उसकी दवाई खानी है. किसी का कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, उसको उसका प्रॉब्लम. लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. लाइफ कांस्टेंट नहीं रहती. अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कहा है, हर मुश्किल के बाद आसानी है. अलम नशरा में लिखा हुआ है. तो हर मुश्किल के बाद आसानी. और लाइफ कभी भी किसी की कांस्टेंट नहीं रहती. सब के डिप्स एंड हाइज आते हैं. मसले और नुकसान और परेशानियां भी आती हैं, और खुशी और रिलैक्सेशन और हैप्पीनेस भी होती है. बिल्कुल. ये सबकी लाइफ का एक पार्ट है. हर चीज़ सेम नहीं रहती. तो उसमें हमें क्या फोकस करना है कि हम अपने जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको बहुत पर्सनली नहीं लें. ये अल्लाह ताला की तरफ से चैलेंजेस हैं. और ये जो नॉलेज है दवाइयों की और ट्रीटमेंट्स की, ये भी अल्लाह ताला ने दी हुई है. एग्जैक्टली. तो जब आपको एक प्रॉब्लम दी है, उसका आपको एक सोल्यूशन भी दे दिया, आपने सिर्फ उससे कनेक्ट करना है. एंड मैं ये बात बहुत कैटेगोरिकली क्लियर करता हूँ कि नथिंग इज़ परमानेंट. आई कांट टेल यू हाउ मेनी पेशेंट्स जिनको मैंने किसी टाइम पे ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कराई और हमने किसी पॉइंट पे बंद कर दी. सवाल ये नहीं है कि दवाई लेनी है. जैसे कि मैंने पहले कहा, हमने देखना है कि ब्लड प्रेशर कैसा है. आपका ब्लड प्रेशर आज हाई है, हमने आज दवाई शुरू कराई, हमने उसको नॉर्मल कर दिया. अल्लाह के फजल से हमने नॉर्मल कर दिया. अब इसके बाद वो सारी चेंजेस इन इफेक्ट लाने हैं जो मैंने आपसे बात की, विच आर गुड फॉर यू. ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए, ओवरऑल लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अपनी डाइट बेहतर करें, अपना वज़न कम करें, अपनी फ़िटनेस बेहतर करें. इससे आपको ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पे, आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, मेंटल स्ट्रेस पे. आप जब फिट होते हैं आप अच्छा फील करते हैं. बिल्कुल. और जब ये सब होगा तो नेचुरली आपकी दवाई की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और शायद इतनी कम हो जाए कि हमें बंद करनी पड़ जाए. तो फोकस दवाई पे नहीं है, फोकस ब्लड प्रेशर पे है. हमने देखना है कि आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है. आज ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो दवाई रिक्वायर करता है हम देंगे. कल हो सकता है ना रिक्वायर करते हो, हम नहीं देंगे. सो फोकस इधर नहीं है जहाँ दवाई है, फोकस उधर है कि आपकी बॉडी क्या मांग रही है. अगर आपको ज़रूरत है तो वो हमने आपको देनी ही है. अगर आप नहीं इस चीज़ को बिलीव करते और आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहने देते हैं, तो आप अपने आप को एक ऐसे नुकसान में डाल रहे हैं जो कि आप बड़े आराम से अवॉइड कर सकते थे. एंड समटाइम्स मसला ये है कि इट बिकम्स टू लेट. जब खुदा ना खास्ता आप उस पॉइंट पे जा रहे हैं कि जहाँ हार्ट अटैक हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं, किडनीज फेल हो रही हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं है जो आप आज से 10 साल पहले ये चीज़ सो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ मिथ कि एक दफ़ा गोली खा ली तो फिर तो खानी ही पड़ेगी. 100% इट्स अ मिथ. ओके. इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा भी हो. मैं ये नहीं कह रहा कि सबको ये सबके साथ ऐसा होगा कि दवाई बिल्कुल छूट जाए, बट लाइक आई सेड, नथिंग इज़ परमानेंट. वो हमारा फोकस भी नहीं है. तो हमें तो कल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, हम कल ज़िंदा हैं कि नहीं. हम कल की स्ट्रेस क्यों लेंगे कि हमें कल दवाई खानी है कि नहीं खानी. हम तो आज पे फोकस कर रहे हैं ना, हम आज किधर हैं, हम आज क्या कर रहे हैं. सो फ्यूचर का जो स्ट्रेस है, दैट्स मतलब मेरे ख़्याल में इट्स वेरी इररेलेवेंट. जब हमें पता ही नहीं है कि फ्यूचर में है क्या, तो हम उसका स्ट्रेस क्यों लेंगे. हमें तो अपना आज देखना है ना, आज क्या है. आज पे फोकस करते हैं, कल जब आएगा तो कल की देखेंगे. अगर ये गुर आ जाए इंसान को ज़िंदगी जीने का तो क्या ही बात है. बहरहाल मैं ब्लड प्रेशर पे थोड़ा सा फर्दर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एक आध दफ़ा तो ज़िंदगी में लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो ही जाता है. सो इज़ दैट इंडिकेशन कि ये आपकी फ्यूचर में प्रॉब्लम भी बन सकती है? आप ना बिल्कुल सारे सही सवाल पूछती जा रही हैं. सो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो है जहाँ पे किसी का एक आध दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई होता है. तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी किसी भी बंदे का. नॉर्मल लोगों को फील इसलिए नहीं होता बिकॉज वो चेक नहीं कर रहे होते. पेशेंट्स में हमें ज़्यादा पता चलता है बिकॉज हम चेक कर रहे होते हैं.
सो ब्लड प्रेशर आपका पूरे दिन में कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम समझते हैं कि 110, 70, 120, 80 इस रेंज में होता है। तो पूरे दिन में इसमें हाइज एंड लोज सब के आते हैं। हमें इंटरेस्ट है बेसलाइन से। बेसलाइन क्या चीज़ है? सो जितने भी पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ भी रहा होता है और उनमें हम चेक भी कर रहे होते हैं, उनको भी मैं ये सारा गाइड करता हूँ कि हमने देखना है कि बेसलाइन क्या है। बेसलाइन मीन्स कि अगर हम पूरे दिन में 5 दफ़ा या 10 दफ़ा चेक करते हैं तो उसमें से 7-8 रीडिंग्स ठीक आनी चाहिए। एक आध आप चेक करेंगे वो ऊपर होगी, एक आध आप चेक करेंगे वो नीचे होगी। मेजॉरिटी रीडिंग्स कैसी आ रही हैं? मतलब आपका जो बेसलाइन ब्लड प्रेशर है, जो रेस्ट पे ब्लड प्रेशर है, जो आराम सुकून से बैठे हुए हम चेक करते हैं, जो कि सही तरीका चेक करने का। इवन उसमें हम ये भी कहते हैं कि आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, टांगे भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, और आपको 5-10 मिनट आराम से कंफर्टेबल चेयर में बैठने के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करना। दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग। जी, आप भागते हम दौड़ते समझते हैं बेड पे लेटना। आप भागते दौड़ते चेक करेंगे, लेटे हुए चेक करेंगे, तो हमेशा कॉफ़ी पी के चेक करेंगे, कॉफ़ी पी के चेक करेंगे, स्मोक करके चेक करेंगे, सो उसमें चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। सो दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें आपका बेस लाइन ब्लड प्रेशर से ताल्लुक़ है कि वो ठीक रहना चाहिए। एक आध स्पाइक किसी की भी आ सकती है और उसको बहुत फैक्टर्स डिक्टेट कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने रिसेंटली कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम की है जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। गुस्सा, स्ट्रेस, एंगर ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ कराते हैं विच मेक यू रेडी, जो हम मेडिकल किताबों में कहते हैं फॉर फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स। तो वो आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपका ब्लड प्रेशर और शुगर वक्ती तौर पे बढ़ा देते हैं। एंड दैट इज नीडेड देन, जब आप उस दैट इज नीडेड देन फॉर दैट सिचुएशन। तो आपकी बॉडी जो है वो लाइक आई सेड कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मशीन, इट प्रिपेयर्स यू फॉर एवरीथिंग। तो वो वक्ती तौर पे बढ़ सकता है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें देखना है कि आपका बेस लाइन ब्लड प्रेशर कैसा रह रहा है, और हमारी जो मेडिकेशन रिजीम होती है वो भी उसी पे फोकस करती है कि आपका बेस लाइन ब्लड प्रेशर जो है वो कैसा रह रहा है। अप्स एंड डाउन्स तो हर बंदे के आ रहे होते हैं, दे कांट बी कंट्रोल्ड एंड नाइदर दे नीड टू बी। ओके। दूसरा, ये जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि अभी हम हार्ट इश्यूज़ के लीडिंग चीज़ ब्लड प्रेशर है, तो उसी पे बात कर रहे हैं कि ये मर्दों में ज़्यादा होता है और औरतों में कम होता है। सो ये मिथ भी ज़रा आप क्लियर करेंगे, बिकॉज आई नो बहुत सारी ख़वातीन को भी हार्ट के बहुत मसाइल या तो अब हो रहे हैं, हमारे लाइफ टाइम में हम तो देख रहे हैं। सो पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अब तो आई थिंक इट्स इक्वल। आपकी फील्ड इसके बारे में क्या कहती है? अच्छा, तो इसमें आई डिसएग्री अ लिटिल बिट। वुमेन आर जनरली प्रोटेक्टेड हार्ट डिजीज से बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिफरेंस। उसमें ये है कि हम जनरली नंबर्स भी ऐसे ही हैं और देखते भी ऐसे हैं, टोटली इम्यून नहीं है वुमेन, लेकिन ये है कि उनमें हार्ट डिजीज़ बिफोर मेनोपॉज कम है मर्दों से। ये तो बात टेक्निकली और वैसे भी दिस इज सेड कि बिकॉज वुमेन आर मोर एक्सप्रेसिव, उनका कैथारसिस हो जाता है, दे शेयर थिंग्स, तो इसकी वजह से उनके स्ट्रेस लेवल थोड़े कंट्रोल्ड होते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स मेडिकली ट्रू और नॉट, बट दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग शायद ज़िंदगी में मानेंगे नहीं, बिकॉज उसकी साइंटिफिक कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जल्दी से बना दूँ। डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है वो डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का, क्योंकि उसका जो साइंटिफिक लिंक है वो ये है कि आपकी बॉडी एक तो बेसिकली चल रही है, लेकिन बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सिचुएशनली रिलीज़ होते हैं। तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करवा रहे होते हैं जो कि लाइक आई सेड कि उनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स ही कहते हैं, कॉर्टिसोल। जी बिल्कुल। तो वो इनका काम ही यही है, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, जैसे हमने भी बात की, शुगर बढ़ाना, ऐसे चेंजेस लेके आना जो कि आपकी रेस्टिंग और स्टेबल स्टेट से आपको बाहर ले जाते हैं। और बॉडी पे एक एडिड स्ट्रेस है, थोड़ी देर के लिए तो वो ज़रूरत हो जाती है ना, कभी आपको मे बी यूर इन अ फाइट, मे बी यू नीड टू एक्ट क्विकली, कोई परेशानी हो गई है, कोई मसला हो गया है, यू नीड टू बी ऑन योर फीट, तो यू नीड दोज हार्मोन्स, एड्रेनलिन रश जिसको हम कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो हर वक्त ही आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हो, आप हर वक्त ही स्ट्रेस्ड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, तो वो वेयर एंड टेयर
ज़्यादा हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक आप अपनी गाड़ी है उसको बड़े आराम से चला रहे हैं, वो लंबी चलेगी, आप उसको हर वक्त एक्सेलरेट करते रहते हैं तो वो गाड़ी आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगी, उसके इंजन पे और हर चीज़ पे एक कांस्टेंट लोड रहेगा, जो कि आजकल में तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली फॉर ईयर्स ऑन एंड ये सब स्ट्रेस की सिचुएशन रहेगी तो इट विल कल्मिनेट इनटू समथिंग बिगर। और जैसे हम इसको ह्यूमन बॉडी से रिलेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट स्ट्रेस, डिप्रेशन हैव या दे आर डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर्स फॉर हार्ट डिजीज़। तो कैथारसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अपने आप को देखिए, लाइफ इज़ ओवरऑल जनरली हार्ड, सिर्फ पाकिस्तान में ही, पूरी दुनिया में, मतलब वी गोइंग थ्रू टाइम्स जहाँ पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक इट। और स्ट्रेस ऐसा है कि आप कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट इसलिए मैं सबको, आई पर्सनली डू इट, इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप अपने आप को एटलीस्ट आधा पौना घंटा दें जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आपके एंडोर्फिन्स रिलीज हों। इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम बहुत दिन में काम कर रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी हो गई है। बहुत सारे लोग अपने स्टेप्स काउंट कर रहे थे कि जी मैं तो माय ऑफिस ऑन द फोर्थ फ्लोर, दिस इज अ न्यू थिंग कि मेरे तो स्टेप्स पूरे हो गए, माय ऑफिस ऑन द फोर्थ फ्लोर, तो मैं तो दिन में इतनी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। दैट डजंट काउंट। आप ये जो एक अपने आप को बेशक आधा घंटा दे दें, गो फॉर अ रन, गो टू द जिम, प्ले अ स्पोर्ट, इसमें आप जो अपने आप को डेडिकेटेड टाइम देते हैं ना फिजिकल एक्टिविटी का, वो होगी फ्रूटफुल आपके लिए, बिकॉज उसमें हम चाहते हैं कि आप हाई इंटेंसिटी काम करें। ओके आप अगर वॉक कर रहे हैं पार्क में तो उसको मैं सबको कहता हूँ कि जी पार्क में फिरना नहीं है, ये नहीं देखना कि पार्क में हो क्या रहा है, बॉडी को पता धचका लगाएं। एग्जैक्टली, यू डू जस्टिस टू योर 15 मिनट्स, योर 20 मिनट्स, योर हाफ आवर। तो आप ऐसे एक्सरसाइज करें कि आप कहें भाई कि मुझे कोई लेके जाए घर, मैं थक गया हूँ। टेक योर हार्ट रेट अप, मतलब मेक योर मसल्स वर्क। हम चाहते हैं हम इन 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, 45 मिनट्स में बॉडी बिल्ड करें अपनी। बिल्ड से मुराद साइज वाइज नहीं है, लेकिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करें कि आपके मसल्स को लगे कि भाई हमें अपने आप को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये तभी होगा जब आप अपने आप को डेडिकेटेड टाइम देंगे। और इसमें होगा क्या कि आप इन 45 मिनट्स के लिए आधे घंटे से दुनिया से दूर चले जाएंगे, अपनी वरीज से दूर चले जाएंगे, स्ट्रेस से दूर चले जाएंगे। यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी एंड दैट इज़ समटाइम्स सो रिलीविंग कि आप, ये भी मेडिकली प्रूवन है, योर हैप्पी हार्मोन्स दे रिलीज आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज एंड दैट्स रियली गुड फॉर यू। और फिजिकली जब आप फिट होते हो वैसे ही आप अपने आप को देख के भी खुश होते हो। एग्जैक्टली, आपकी वैनिटी भी, यू नो, समटाइम्स यू फील रियली गुड अबाउट योरसेल्फ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सबको ये कहता हूँ कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग नहीं कर रहे होते, जो कि बहुत लोग नहीं कर रहे, जब आप रेगुलरली करना शुरू करेंगे यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। जब आप वो चीज़ें कर पाएंगे जो आप पहले नहीं कर रहे थे, जो आप सोच भी नहीं रहे थे कि मैं इस तरह का वेट उठा सकता हूँ, मैं इस तरह का रन कर सकता हूँ, आई कैन रन 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स विदाउट गेटिंग ब्रेथलेस। तो it's a mini achievement. You feel happy. And happiness is all we want in life. We do everything to achieve that, don't we? We should. Yeah. Everyone should work towards happiness. Yeah. And should not forget that is the key. जैसा कि आपने कहा कि ये एक नया फिनोमिनन है कि अब यंगस्टर्स में भी हम हार्ट इश्यूज देख रहे हैं, प्रेवलेंट हैं। और अक्सर हम, मतलब रोज़ाना कहीं ना कहीं से ख़बर आप सुनते हो कि यार वो नींद में ही बच्चा, और ये पहले नहीं हम सुनते थे वाइल आई वाज ग्रोइंग अप, लेकिन अब ये बहुत हो रहा है कि यंग बच्चों की सडन हार्ट फेलियर हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं। सो आप क्या कहते हो कि क्या, कहाँ जेनेटिकली हम कहाँ, क्या हो गया कि ये बच्चों में भी आ गया? अच्छा, ये दो फ़र्क चीज़ें हैं। आई क्लैरिफाई दैट, इनको 2 सेपरेट कैटेगरीज में ले जाते हैं। हार्ट डिज़ीज़ से जनरली हम कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़, जो शरियानों की बीमारी है जिसमें इन दी एंड खुदा ना खास्ता आपको एंजाइना, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक्स, ये सब हो सकता है। हमने पहले भी बात की कि वो थोड़ा सा 30s एंड 40s में उसकी प्रेवलेंस बढ़ गई है, वो एक फ़र्क फिनोमिना है। और ये जो सडन डेथ्स हैं, ये स्ट्रोक है? नहीं, हाँ, दिस इज सडन कार्डिक अरेस्ट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। इस पे मैं वजाहत कर देता हूँ सारी। बहुत सारे लोगों को जनरली जब भी किसी की सडनली डेथ हो जाती है तो हम ये सोचते हैं कि जी उनको हार्ट अटैक हो गया,
सो इट्स नॉट ऑलवेज द केस। हार्ट अटैक होना ज़रूरी नहीं है सडन कार्डिक अरेस्ट के लिए। हार्ट अटैक हम जनरली उसको कहते हैं जो कि किसी शरेआन सडनली बंद हो गई किसी भी वजह से, और उस हिस्से की ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से उसको हार्ट अटैक हो गया, और वो अगर परसिस्ट करता रहे तो उसमें फिर वो कम्प्लीटली एक उस हिस्से का लॉस हो सकता है, जिसके बाद हार्ट फेलियर और वो सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, बट नॉट नेसेसरली ऑलवेज इफ कॉट ऑन टाइम एंड आप पहुंच जाओ डॉक्टर के पास। हाँ जी, अगर हम टाइम पे पहुंच जाते हैं तो हम किसी भी किस्म का हार्ट डैमेज एब्सोल्युटली भी बचा सकते हैं। और अब तो ये है कि पंजाब ने नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंजियोग्राफी एंड पीसीआई सर्विसेज जो हैं, परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन सर्विसेज जो हैं, वो पूरी जगह पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं, जिसमें कि अगर खुदा ना खासा किसी को हार्ट अटैक हो और वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाए तो पहले उसमें हम ये ब्लड थिनर्स दिया करते थे, जिससे हम उम्मीद करते थे कि वो क्लॉट निकल जाए और शरेआन खुल जाए। अब तो मौके पे ही एंजियोग्राफी जो है वो करके और उस शरेआन को खोला जा सकता है और खोला जा रहा है। तो आई थिंक ये एक एंड बहुत इट्स ही- नॉट ओपन हार्ट थिंग एनी मोर। नहीं, इट्स नॉट एन ओपन हार्ट। ये हम इसको हम परक्यूटेनियस कहते हैं। वी गो अंडर द स्किन, ब्लड वेसल को ही अप्रोच करते हैं और उसी के थ्रू ही हार्ट तक पहुंच के तो वो शरेआन जो है जो बंद है उसको। एंड यू आर स्पेशलिस्ट फॉर दैट, राइट? हाँ जी, इंटरवेंशनल। आई एम एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट माई सेल्फ। तो आई थिंक कि ये बहुत ही रिवॉर्डिंग किस्म का काम है और लाइफ चेंजिंग है कि अगर खुदा ना खासा किसी को हार्ट अटैक हो जाए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर वो नाली वक्त पे ना खुल सके, वो दिल का हिस्सा डैमेज हो जाए, तो फिर उसके रिपेयर बाद करना मुश्किल। उसके बाद वो परमानेंट डैमेज हो सकता है, लोग हार्ट फेलियर में जा सकते हैं। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ में वो आपको एक ले जाता है। और अगर आप उसी मरीज़ को वक्त पे बचा लें इस चीज़ से, तो इट कैन बी एज इफ़ नथिंग हैपेंड। तो अगर आप बहुत जल्दी उस शरेआन को खोल दें तो वो नुकसान होने से आप बचा सकते हैं, और एक पेशेंट की जो लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट हो जानी थी, आप उसकी लाइफ का पूरा कोर्स ऑल्टर कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी रिवॉर्डिंग। और इवन जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि सारे सरकारी अस्पतालों में भी ये चीज़ जो है वो अब उन्होंने कर दी है, जो कार्डिक केपेबल हैं, तो उसमें भी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और आई थिंक कि बहुत लोगों को इससे फ़ायदा जो है वो पहुंच रहा है और बेहतर हो रही है। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि हम यंगर लोगों में क्यों देख रहे हैं हार्ट डिजीज़ एंड हार्ट अटैक्स, उसकी आई फील के वजह इज़ टेक्नोलॉजी समहाउ हैज़ टू बी ब्लेम्ड, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा रिलायंस है। इवन जो बच्चे हैं, मुझे याद है व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, सारा सारा दिन में घर से बाहर होता था, तो डांट पड़ती होती थी कि घर आओ एंड पढ़ो बैठ के। अब जो हमारे बच्चे हैं उनको हम किस तरह से इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप खुदा का वास्ता प्लीज़ जाके कोई स्पोर्ट्स खेल लें, आईपैड छोड़ दें, कंप्यूटर्स छोड़ दें, गेम्स छोड़ दें और आप बाहर जाएं, स्पोर्ट खेलें। हम तो अपनी खुशी की इजहार नहीं कर सकते। देयर इज़ नो लिमिट टू द एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस दैट एनी पेरेंट इन दिस टुडेज टाइम हैज़ when their kid wants to go out and play a sport। You're तो so हम right. तो कन्विंस कर के थक जाते हैं कि भाई स्विमिंग कर लें, क्रिकेट खेल लें, फुटबॉल खेल लें, जो स्पोर्ट पसंद है। एकेडमीज़ भेज रहे हैं, नहीं भी जाना चाहते फोर्सफुली भेज रहे हैं। मतलब मैं तो अपने बच्चों को कम से कम फोर्सफुली स्पोर्ट्स खिलाता हूँ, चाहे वो चाहें खेलना या ना चाहें, बिकॉज मतलब द इम्पॉर्टेंस कांट बी अंडरस्टेटेड। लेकिन हमारे वक्त पे तो ये था कि हम खेल रहे होते थे और घर वाले कहते थे कि जी आप घर मारे पड़ते थे। तो इस तरह से है कि जो ट्रेंड्स है वो बदल गए हैं। स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटी पे की इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई है। आईपैड्स एंड फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स हैं, टीवीज़ हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, एवरीथिंग इज़ सो एंटरटेनिंग और इंगेजिंग कि वो आपको मौका ही बस नहीं बैठाए ही रखते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा ये है कि द ईज़ ऑफ एक्सेस टू फास्ट फूड। पहले ये है कि आपको कम से कम कुछ तो एफर्ट करनी पड़ती थी, घर से बाहर निकलें, कहीं जाएं, कुछ खा लें। अब तो एवरीथिंग इज़ डिलीवरेबल। जो खुद नहीं कर रहे उसके लिए भी फूड पांडा टाइप सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप हर चीज़ बैठे बैठे कुछ भी मंगवा सकते हैं। और उसमें जनरली आपको अनहेल्दी चीज़ों की जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है, तो आप अनहेल्दी खा रहे हैं।
फिज़िकल एक्टिविटी भी कम कर दी है, तो दोनों चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं। तो इसलिए आई फील कि थोड़ा सा जो हार्ट डिज़ीज़ का जो एज फ्रेम है वो कम हो गया है, बिकॉज़ यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है कि ना तो फिज़िकल एक्टिविटी कर रही है और ना ही अच्छा खा रही है। तो आई फील कि दोनों फैक्टर्स जो हैं वो मिल के हार्ट डिज़ीज़ बढ़ाने में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। एंड उसमें भी हम ये देख रहे हैं कि पीपल हु आर एक्टिव, हु प्ले स्पोर्ट्स, गो टू द जिम, ईट हेल्दी, और आयरॉनिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म की बात यह है कि द डे यू गो टू द जिम या द डे यू डू फिज़िकल एक्टिविटी, आप उस दिन अच्छा खाते हैं, क्योंकि आप मोटिवेटेड होते हैं कि आज मैंने मेहनत की अपने ऊपर तो मैं कुछ गलत नहीं खाऊंगा। जिस दिन या जिस टाइम पे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते, आप एक्चुअली उन दिनों में ज़्यादा बुरा खाते हैं। तो फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल, ईदर यू हैव इट और यू डोंट। तो लोग जो अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, देखिए जो बंदा भी फिट है ना, वो कोई आसान ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। इट्स वेरी इजी कि आप सारा दिन लेटें, टीवी देखें, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर्स खाएं, आइसक्रीम्स खाएं। जो बंदा भी फिट है वो कोई ना कोई ग्रिल्ड खाना खा रहा है, रात को भूखे पेट सो रहा है, जिम जा रहा है, अर्ली खा रहे हैं, अर्ली डिनर, वज़न उठा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को टायर कर रहे हैं, खा भी नहीं रहे, स्टीम्ड वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ब्लैंड खाने खा रहे हैं। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट प्रायोरिटी है ना लाइफ की कि आपको क्या चाहिए। जो फिटनेस और एक अपनी अच्छी बॉडी इमेज का जो एक मज़ा है ना, वो और कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो वो जब इट्स ऑल अबाउट योर प्रायोरिटीज़, तो आप जब इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे एक दफ़ा, तो यू नेवर लुक बैक। सो यू आर सेइंग कि लाइफस्टाइल की वजह से अब ये केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट जिसको कहते हैं हम। और ये जो कहा भी जाता है और देखा भी गया है कि यंगस्टर में इट्स यूजुअली फेटल, इज इट? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको कार्डियक अरेस्ट नहीं, इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। होता ये है कि जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी ना हर चीज़ के साथ अडेप्ट करती जाती है। वक्त के साथ साथ शरीयानों को डैमेज हो रहा है। इसमें मैं थोड़ी सी एक और चीज़ क्लियर करता हूँ। दो फ़र्क चीज़ें होती हैं। अगर आपकी जो शरीयानें हैं वो वक्त के साथ तंग हो रही हैं, और तंग इस कदर हो गई हैं कि ब्लड सप्लाई हार्ट को जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही, तो जब भी कोई बंदा एक्सर्ट करेगा उसका हार्ट रेट तेज़ होगा, उसको अपनी हार्ट को सप्लाई ज़्यादा चाहिए होगी और वो नहीं पहुँच पाएगी, तो चेस्ट पेन होगी, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। ठीक है। अगर एक शरीयान सडनली बंद हो जाए तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक। उसमें कोई ना कोई क्लॉट आके बन जाता है, वो किसी भी शरीयान को बंद कर सकता है। तंग शरीयानों के बंद होने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, एज इट मेक सेंस, और एक कम तंग या नॉर्मल शरीयान के बंद होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन स्टिल पॉसिबल। तो उसके ऑब्वियसली कि इतना बड़ा क्लॉट बने कि एक नॉर्मल शरीयान को बंद कर दे, बड़ा कम चांस होता है, लेकिन स्टिल पॉसिबल है। तो यंगर लोगों में हम क्या देखते हैं, जैसे मैंने एक चीज़ पहले भी कही कि हमारी बॉडी ना अडेप्ट करती जाती है। अगर आपकी शरीयानें वक्त के साथ साथ तंग हो रही हैं, तो नेचुरली कहीं ना कहीं से कोई और छोटी शरीयानें, अल्लाह ताला का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो बनना शुरू हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई उस हिस्से को करना शुरू हो जाती हैं जो तंग हो रहा है, जो बंद हो रहा है। इसको हम नियो रिवैस्कुलराइजेशन कहते हैं, कि नई शरीयानें छोटी छोटी जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं से इवन अगर एक शरीयान पूरी भी बंद हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, तो कहीं बैक चैनल से उस हिस्से को खून की सप्लाई मिलना शुरू हो जाती है, एंड उस बंदे को पता भी नहीं होता कि मेरी एक शरीयान बंद। हम एंजियोग्राफी करते हैं किसी ऐसे मरीज़ के जिसको कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ, बस चेस्ट पेन होती, वो भी थोड़ी बहुत, और हमें ये पता चलता है कि अंदर एक नाली पूरी बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं और वो एंजियोग्राफी के बगैर नहीं पता चलता, अभी तक साइंस वहाँ नहीं पहुँची। नहीं, एंजियोग्राफी तो टेस्ट ही शरीयानों को देखने का है ना, या लाइक जैसे कोई स्कैन हो जाए और पता चल जाए। शायद इन द फ्यूचर हो जाए, बट नॉट एंजियोग्राफी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है जो हमें लगता है उसकी एंजियोग्राफी हो रही है, दुआएं कर रहे होते हैं।
देखिए एंजियोग्राफी में 2 लफ्ज़ हैं, एंजियो और ग्राफी। एंजियो कहते हैं शरेयान को, शरेयान ग्राफी कहते को। हैं स्टडी को। तो जो शरेयानों को देखने का अमल है उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर अभी भी नहीं है, इट्स क्वाइट सिंपल। अब तो बल्कि ये कि आप डायरेक्टली नहीं भी करें तो सीटी स्कैन के ज़रिए कम से कम देख सकते हैं, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्कैन के। ठीक है। आप किसी की अगर वैसे भी स्क्रीनिंग करना चाहें तो आप सीटी स्कैन के ज़रिए देख सकते हैं शरेयानें उसकी। यंगर लोगों में होता ये है कि उनको वक्त नहीं मिलता कि उनकी नई शरेयानें या कोई बैकअप किस्म की ब्लड सप्लाई क्रिएट हुई हुई हो, तो जिसमें सडनली हार्ट अटैक हो जाता है ना विदाउट एनी प्रेपरेशन, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तो बंदा ऐसा है इन 60s, स्मोकर, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, शरेयानें तंग हो रही थी वक्त के साथ साथ, लेकिन एक अल्लाह ताला का एक बैकअप मैकेनिज़्म भी चल रहा था, उसकी कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी शरेयानें भी बनी हुई थी, कोई बैकअप सप्लाई भी अवेलेबल था। तो उसको हार्ट अटैक हो जाए तो कहीं ना कहीं वो छोटी शरेयानें कुछ ना कुछ बचत कर देती हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि जिसको सडनली हार्ट अटैक हो, जैसे मैंने कहा कि वक्त के साथ शरेयानें तंग नहीं, वो नींद वाला एक टोटली फ़र्क कॉन्सेप्ट है, उस पर आता हूँ मैं भी। ओके। तो जिसको सडनली हार्ट अटैक हुआ उसमें कोई बैकअप रिजर्व अवेलेबल नहीं है, तो वो शरेयान पूरी बंद हो जाती है एंड ऑब्वियसली फिर हम उसको अगर वक्त पे खोल नहीं सकें तो फिर मे बी ऐसा डैमेज हो जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा फिर हमें। सो आप ये कह रहे हैं कि उनकी शरेयानों में मसला होता है लेकिन बैकअप डेवलप होने की अभी उनकी एज नहीं हुई होती एंड देन दे यूजुअली गेट अ सिवियर हार्ट अटैक। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कोई बैकअप रिजर्व नहीं होता, ठीक है। जो कि हमारी बॉडी अक्सर सिचुएशंस में वक्त के साथ साथ अगर प्रॉब्लम बिल्ड हो रही हो तो कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को हम जो भी सिचुएशन देते हैं ना वो किसी ना किसी तरह काम चलाने का एक अपना इंटरनल सिस्टम क्रिएट कर लेती है हमारी बॉडी। गॉट इट। अच्छा, एक चीज़ बस रह गई जो कि हमने बीच में कही और मैं आपको साथ साथ कहता रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली फ़र्क कॉन्सेप्ट है कि जो लोग रात को सोए सुबह नहीं उठे, यंगर लोगों के अंदर हुआ, सो दे आर नॉट हैविंग हार्ट अटैक्स, मतलब दे मे बी बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। व्हाट दे आर हैविंग इज़ कॉल्ड सडन कार्डिक अरेस्ट। ओके। अच्छा, हार्ट सडनली बंद हो सकता है in certain situations. Heart attack is not equal to sudden cardiac deaths. ओह। तो एक्चुअली बहुत बहुत लो परसेंटेज है कि हार्ट अटैक के बाद सडन डेथ हो जाए लोगों की। हार्ट अटैक के बाद जनरली लोग सरवाइव करते हैं, जिनको अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाए वो तो बहुत ही अच्छा रहते हैं, जिनको ना भी मिल सके उसमें से भी बड़ी थोड़ी प्रोपोर्शन होती है who actually मतलब when it becomes fatal। जो सडन कार्डिक डेथ है या सडन कार्डिक अरेस्ट है वो क्यों होता है? वो तब होता है जब हमारा हार्ट अपनी रिदम लूज़ कर देता है। हमारा हार्ट एक मसल है, जैसे हमारे हाथ या पाँव है, हाथ या पाँव हम हिलाते हैं तो हिलते हैं, नहीं हिलाएंगे तो नहीं हिलेंगे, लेकिन हार्ट खुद चल रहा है क्योंकि उसके अंदर एक अपना इलेक्ट्रिकल करंट है जो कि उसको हर कुछ टाइम बाद बीट करवा रहा है या कंट्रैक्ट करा रहा है या मूव करवा रहा है। तो ये करंट एक बड़े स्पेसिफिक अंदाज से एक स्पेसिफिक तरीके से चल रहा है और इसी करंट की कंप्लीट ब्लॉकेज में अक्सर पेस मेकर डालना पड़ता है, आपने सुना ही होगा। तो जब ये करंट लूज़ कर जाता है अपना हार्ट तो ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है विच इज़ द पेस मेकर। लेकिन जब ये हार्ट अपना रिदम जो है ये सडनली लूज़ कर दे और एक क्योटिक तरीके से उसमें चला जाए तो वो एक ऐसी पोजीशन हो जाती है जिसमें कि हार्ट बीट कर ही नहीं पाता। वो इतनी तेज़ इलेक्ट्रिसिटी उसमें मूव कर रही होती है कि वो जो हार्ट नॉर्मली 60-70 पे बीट करना है, अगर हम उसे कहें कि 400-500 पे बीट करो तो वो इतनी तेज़ उसको मूवमेंट होती है, उसको हम फिब्रिलेशन कहते हैं। इट्स लाइक अ वेरी फाइन मूवमेंट। तो वो इतनी तेज़ समझे 400-500 के रेट पे मूव करने की कोशिश कर रहा है तो इन इफेक्ट मूव कर ही नहीं रहा होता, इट बिकम्स एट स्टैंड स्टिल। तो जब स्टैंड स्टिल आप थोड़ी देर के लिए भी रहेंगे, इवन 2-4 मिनट के लिए भी रहेंगे, तो जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, बॉडी को नहीं मिलेगी, किसी भी चीज़ को नहीं मिलेगी, तो दैट लीड्स टू सडन कार्डिक डेथ। एंड इसकी हार्ट अटैक कैन बी रीज़न टू पुट योर हार्ट इन दिस रिदम बट नॉट ऑलवेज। फिर जेनेटिकली कुछ लोग ऐसे प्री डिस्पोज्ड होते हैं कि उनको ऐसी रिदम्स स्टार्ट होने का या हार्ट को अपनी रिदम लूज करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड सो यूर ईदर बॉर्न विद इट। या आई नो, बच्चों के जिसको एसवीटी भी हम कहते हैं, जिनकी करंट एक्स्ट्रा हो जाता है। एसवीटी तो एक बड़ा बिनाइन और माइल्ड और आप यकीन करेंगे कि माय डॉटर हैड दैट।
like 24 years back and we had to take her abroad क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों की उस एज का तब इलाज ही नहीं था. चलें, अभी तो मैं सबको बता दूं कि एसवीटी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और पाकिस्तान में पूरा इलाज अवेलेबल है. I'm so glad. I mean 24 years back, I mean imagine a mother, a parents जिनके बच्चे के साथ ये हो रहा हो. डेफिनेटली बच्चों की जो भी चीज़ है वो इट इज़ सो मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पेरेंट. अपने लिए से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बच्चों की कोई भी चीज़ जो है इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक. सो कुछ लोग, जैसे मैं बता रहा था, कि प्री डिस्पोज्ड होते हैं एंड उसमें अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ वन कंडीशन जिसमें स्लीप ट्रिगर्स दिस. सो स्लीप इज़ योर ट्रिगर to bring this upon you. To bring this upon you, in very simple words. So you sleep, and sleep triggers that bomb, and your heart goes into this rhythm, and your heart's at a standstill while you're asleep, and you never wake up. So that is what happens. So ये है कि it's a very unfortunate thing. There's no and it's a rare thing as well. It's a very rare thing, but जैसे मैं कह रहा था कि unfortunately there's no pre-warning to it. जैसे हार्ट अटैक से पहले तो किसी को चेस्ट पेन हुई, एंजाइना हुआ, आपको पता चल गया, आपने एंजियोग्राफी करा ली, मतलब you can sort those problems. So this is something जो कि किसी को भी हो सकती है, and there's no pre-warning signs for it. It can just happen suddenly one night to you. So, to anyone. To anyone. कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइजेस भी करते हैं और बड़े फिट होते हैं एंड आपको पता चलता है कि यार ये हो गया. So fitness and your lifestyle has nothing to do with it. And neither do drugs, right? अक्सर लोग ये भी कहते हैं फिर उसने ड्रग्स ज़रूर की होगी. देखिए, ड्रग्स तो एक कम्प्लीटली फ़र्क चैप्टर है. ड्रग्स कैन ब्रिंग अबाउट ये लैक, मतलब ये डिस्टर्बेंसेस इन रिदम एंड बी एन इंडिपेंडेंट फैक्टर फॉर मतलब कार्डियक अरेस्ट एज वेल, and can probably trigger in this as well, because ऐसे chemical changes body में आते हैं जिसकी वजह से if somebody has it तो it can trigger it as well. तो drugs तो एक ऐसा hurtful subject है कि it's totally another show. Yeah, I but can't speak enough. आपने drug की वजह सिर्फ मुझे ये बता दें कितने केसेस आते हैं? देखिए, ड्रग्स का ना एक बड़ा वेरिएबल किस्म का इफ़ेक्ट है. कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि अगेन ऐसे हार्मोनल सर्जेस करा सकते हैं, जैसे एम्फेटामीन्स हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को शायद एम्फेटामीन्स का तो ना पता हो, बट आजकल आई फील के बहुत सारे मॉडर्न लोगों को आइस का पता होगा. आइस इज़ मेथेम्फेटामीन. एंड व्हाट इज़ कोक? कोक इज़ कोकीन. अच्छा, वो अपना अलग नाम है उनका, हजरत का. तो आइस तो उसका एक शॉर्ट टर्म है ना, जो उसकी एक्चुअल टर्म है वो मेथेम्फेटामीन है. तो ये आपकी बॉडी में से कोकीन भी एक ऐसा ड्रग है, और ये मेथेम्फेटामीन्स दे सॉर्ट ऑफ टेक योर हार्ट इन एन ओवर ड्राइव. और उस दौरान जो है अगेन यू कैन हैव दैट लॉस ऑफ रिदम एज वेल, जिसकी वजह से आपको कोई भी एरिदमिया हो सकता है, या इवन इनका इफेक्ट ऐसा है कि ये आपकी शरीयानें भी कंस्ट्रिक्ट करवाती हैं. तो एक्चुअली एनी पर्सन हु इज़ प्रोन टू हैव अ हार्ट अटैक, शायद ना होता, शायद अगले 5 साल नहीं होता, तो ये आपको उस वक्त वो शरीयानें कंस्ट्रिक्ट करवा के तो एक प्रीएम्प्टिव हार्ट अटैक भी करवा सकती हैं. सो दे अफेक्ट यू बोथ वेज. सो ड्रग्स को आई कांट स्टेट इनफ के मतलब आई फील के लेटली जितना ज़्यादा प्रोपोर्शन बढ़ गया हुआ है इन द सोसाइटी, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स की जाएँ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स वो कम है. सो I feel everybody should take part and participate in these awareness campaigns. चलें, बड़े लोग तो can be held accountable and responsible for their own decisions. बच्चे I feel के बहुत ज़्यादा schools pressure, peer pressure, stress of society में इस चीज़ में indulge कर जाते हैं. And schools should also take very strict I feel के ऑब्जर्वेटरी या सर्वेलेंस टू मॉनिटर एंड जिस हद तक भी कंट्रोल. क्योंकि व्हेन वी वर ग्रोइंग अप तो हेरोइन के ख़िलाफ़ हमारी जनरेशन को तो इतना डरा दिया था कि हम डर गए थे. लेकिन वाइल नाउ जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि इट्स क्वाइट प्रेवलेंट.
It's quite prevalent and heroin is one of the worst evils इसमें. आई डोंट थिंक सो नाउ हेरोइन इतना ज़्यादा है, और चीज़ें जो बन गई हैं ना, लाइक आइस यू सेड, और इस पे जो मैंने रिसर्च की, ये सस्ती भी होती है और हर कोई कर भी सकता है, क्योंकि कोकेन तो अमीरों का नशा हो गया ना, सो एक सर्टन क्लास में है, बट ये जो आइस और वो और फलाना, सो इट्स वेरी स्कैरी, वेरी वेरी स्कैरी, वेरी स्कैरी। खैर चलें, इस पे तो एक मुकम्मल शो और होना चाहिए। अब ज़रा ख़वातीन की तरफ आ जाए। बिल्कुल। जवानी में तो जो भी होता है, मेनोपॉज के बाद अक्सर आपको HRT की ज़रूरत होती है, कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बायो आइडेंटिकल तो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी जो सिंथेटिक है, उस पर बहुत सारे और मसाइल हैं जिस पर रिसर्च ही दोबारा नहीं हुई। बहरहाल HRT को मना करने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि HRT के बाद ख़वातीन को कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? औरतों में रुझान मेनोपॉज के बाद हार्ट इश्यूज़ में ज़्यादा हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल ख़वातीन में बहुत हाई हो रहा है रिसेंटली। इवन यू नो, आई एक्सरसाइज लाइक 2 hours a day and I eat very healthy, I'm slim, बट मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई है, विच इज़ नॉट, जिस पे दवाई भी नहीं लेनी, लेकिन हाई साइड पे आई एम लाइक 240 और समथिंग। सो व्हाट आर विमेन गोइंग थ्रू? ख़वातीन में दिल के आर्जे की क्या वजूहात हैं और वो कैसे काबू की जा सकती हैं? व्हाटएवर यू हैव टू से अबाउट दिस। देखिए, इसमें अगेन इट्स अ वेरीड क्वेश्चन। आई फील कि जैसे मैंने पहले कहा कि जनरली वुमेन आर प्रोटेक्टेड प्री मेनोपॉजल बिकॉज उनके हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं अगेंस्ट हार्ट डिजीज़, विच वुड बी एस्ट्रोजन। हाँ जी। और ये है कि हार्ट डिजीज़ जनरली नंबर्स में भी हम कम देखते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन प्री मेनोपॉजल। तो वंस मेनोपॉज हिट्स तो देयर इज़ दिस लॉस ऑफ हार्मोन्स, जो कि आपकी प्रोटेक्शन थी वो चले जब कम होना शुरू हो जाते हैं तो आप सॉर्ट ऑफ द स्केल्स आर इक्वल्ड देन। ठीक है। उसके अलावा दे एक्सपीरियंस हॉट फ्लशेस और उसमें 2-3 मसले अपने साथ ही होते हैं अदर देन HRT हम करें तो। हॉट फ्लशेस के अंदर भी ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर सर्जेस आती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस लॉस ऑफ हार्मोन्स brings about a certain degree of depression, सबको नहीं होता बट एक certain level of depression सब में आता है। Definitely. तो और वो हम ऑलरेडी इस शो में डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इज़ अगेन एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज़ बढ़ाने का। तो इस तरह की चेंजेस जो हैं ये बजाते खुद एक थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देते हैं हार्ट डिजीज़ का। फिर जैसे आपने HRT की बात की, उसमें जो उसकी थ्योरेटिकल या साइंटिफिक रीज़न है उसमें ये है कि थोड़ा सा ये जो ड्रग्स हैं ये क्लॉट्स बनने का रिस्क जो है ना वो बढ़ा देते हैं। तो ओवरऑल ही थोड़ी सी क्लॉटिंग बढ़ जाती है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक या किसी भी किस्म की शरीयानों की बीमारी जो है वो बढ़ सकती है। बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन, मतलब पूरी दुनिया में जो है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है एंड ऑल्दो के रिस्क इंक्रीज़ होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमें HRT जो है वो देनी नहीं चाहिए, हम दे नहीं सकते या जिसको भी देंगे उसको हार्ट डिजीज़ का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। उन लोगों में ज़रूर बढ़ सकता है जिनकी शरीयानें पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ लाइक आई एम अ स्मोकर ना, तो मेरे लिए नहीं है, हालांकि मैं स्मोकिंग बहुत अब कम कर रही हूँ। मैंने अभी सुबह से आपके सामने एक भी है। लेकिन स्मोकर्स का मैं समझ सकती हूँ, बट फॉर अ नॉर्मल खातून के लिए आई डोंट थिंक सो इट्स मोर हार्मफुल। इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है। मैं ये बता रहा हूँ कि चूँकि ये क्लॉटिंग का फिनोमेना थोड़ा सा बढ़ाती है, शरीयानों को तंग करने में इसका रोल नहीं है। तो जिस बंदे की शरीयानें पहले ही तंग हैं, हाँ उसमें किसी इवेंट होने का रिस्क स्लाइटली ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन जिसकी शरीयानें पहले ही ठीक हैं उनमें कोई ख़ास ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। तो ऐसी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है कि आप HRT लेंगे तो आपको हार्ट डिजीज़ होनी ही होनी है। इट्स नॉट लाइक दैट। और पाकिस्तान में आई थिंक मोर इज़ नीडेड राइट नाउ कि इस पे डॉक्टर्स ज़्यादा रिसर्च करें, बाहर से कोर्सेज करके आएँ, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये 30-25 साल जो औरत के मेनोपॉज के बाद होते हैं,
इसको आप बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसमें ये चाटी का बहुत अमल दखल है। आखिर में मुझे सिर्फ चंद चीज़ें बताएं जो छोड़नी है अगर दिल को बेहतर रखना है। छोड़नी नहीं है, सबसे पहले तो आपकी जो दिल को बजाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, दैट इज़ एक्सरसाइज। वो तो हो गया, पूरा शो में हमने इस पर एम्फोसाइज किया। आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। मतलब अगर आप मुझे कहें कि जितनी देर बात करनी सिर्फ इसी पे बात करते हो ना, तो मैं करता चला जाऊँगा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और बीच में आपका जो एक लास्ट क्वेश्चन था कि ख़वातीन में क्यों ज़्यादा हो रही है, आई फील के ख़वातीन की कुछ मसरूफ़ियत भी इस तरह से ज़्यादा होती है कि देर नीडेड एवरीवेयर। पेरेंट्स को ज़रूरत है, इन लॉज को ज़रूरत है, हस्बैंड को ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, और स्पेशली इफ़ देर वर्किंग तो फिर वो एक और नया चैप्टर जो है वो उनकी लाइफ में एडेड होता है। तो आई फील दे फाइंड लेस टाइम टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। सो आई फील के women शुड टेक आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स। वो बहुत ज़रूरी है, मर्दों के लिए तो है ही है, लेकिन ख़वातीन के लिए भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, शायद ज़्यादा ज़रूरी हो, कि अपने आप को टाइम दें और स्पेसिफ़िकली टाइम निकालें वेयर दे गो आउट एंड एक्सरसाइज। घर से नहीं भी बाहर जाना चाहते, अपनी छत पे चले जाएं, अपने लॉन में चले जाएं, टेरेस पे चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं, किसी भी किस्म का अपने आप को एक टाइम दें और एक्सरसाइज करें, बिकॉज दैट विल गिव यू मेंटल पीस एज़ वेल। और फिज़िकली आप अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, हाँ फिज़िकल स्ट्रेंथ से मुझे याद है, बहुत सारी ख़वातीन को ये लगता है कि वी कांट गो टू द जिम या वी डोंट वांट टू गो टू द जिम बिकॉज वी डोंट वांट टू बिल्ड मसल या बॉडी बिल्डर नहीं बनना आसान चाहते। होता है। नहीं मैं तो बहुत बनाना चाहती हूँ, एंड आई एक्सरसाइज, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू बाय द वे। ऐसा होता नहीं है बिकॉज फीमेल्स एंड मेल्स के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो फर्क है। टेस्टोस्टेरोन, या आप अगर जिम जाके वेट्स भी उठा रहे हैं तो उससे आपकी एक्चुअली मसल स्टोन होंगे, Exactly. ऐसे बड़े नहीं होंगे जैसे कि आप देखते हैं कि बंदों के हो रहे हैं। सो एक्चुअली आपकी मसल ग्रोथ होगी, मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बेहतर होंगे, फैट कम होगा, आपके एंड दे मसल विल ज्यादा हेल्प एंड सपोर्ट योर बोन्स स्पेशली एट एन ओल्डर एज। जब आप आगे जा रहे हैं तो आप जितना मसल आगे लेके जाएंगे, बिकॉज वक्त के साथ वेयर एंड टेयर होगा, स्पेशली 40 के बाद वेयर एंड टेयर होगा, तो आप 40 से पहले जितना मसल आगे कैरी करके लेके जाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा इजी होगा, बॉडी की उतनी वेयर एंड टेयर कम होगी और आप उतना अच्छा और एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये भी एक रीज़न है कि थोड़ी सी ओल्डर वुमेन में हार्ट डिजीज़ एकदम से बढ़ जाती है, बिकॉज वो जब प्रोटेक्शन जाती है हार्मोन्स की, एंड विमेन की जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ एक्सरसाइजिंग खासी कम है मर्दों से। आप अपने अराउंड भी देख लें, लेस विमेन आर गोइंग टू द जिम और एक्सरसाइजिंग एज कम्पेयर टू मैन। मैन का भी कम है बट विमेन का उनसे भी कम है। तो इसलिए ये है कि जो करने वाला काम है दैट इज़ टू फोकस ऑन फिजिकल एक्टिविटी, एनी बी इट एनीथिंग, दिस सम टाइम इन द डे जहाँ पे आप अपना हार्ट रेट ऊपर लेके जा सकें, थोड़ी सी मसल बिल्डिंग करें, एंड ऑब्वियसली ईट हेल्दी, गोज विदाउट सेइंग। ट्राई टू अवॉइड ऑयल एंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। एनी काइंड ऑफ ऑयल इज बैड फॉर यू? एवरी ऑयल इज़ बैड। तो कुछ बेहतर समझे जाते हैं बट ओवरऑल सब बुरे हैं। तो जितना खाना आप अपना ग्रिल कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर दिन ये खाएं, बट एटलीस्ट इनकी फ्रीक्वेंसी या प्रपोर्शन बढ़ा दें। अगर आप 7 दिन फ्राइड खाना खाते हैं या सालन खाते हैं तो कम से कम उसको हाफ़ कर दें। 3 दिन कम से कम ग्रिल्ड खाना खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, मीठा, आइसक्रीम्स, फिज़ी ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें जो हैं, शुगर, इसको अवॉइड करें, कपल्ड विद एक्सरसाइज। So I think you're good to go to avoid heart disease. थैंक यू सो मच, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करने का। और एंड में मैं यही कहूँगी, अगर आपने पूरी गुफ्तगू सुनी है तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है। ये आपके हाथ में, अपने बच्चों को बचपन से स्पोर्ट्स की आदत डालें, एक्सरसाइज की आदत डालें, अपनी बच्चियों को स्पेशली, क्योंकि हम बच्चों को, लड़कों को तो ये इजाज़त भी दे देते हैं, लेकिन बच्चियों को हम बहुत महफूज रखते हैं। ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो आप अपनी औलाद को दे सकते हैं तालीम के बाद, कि अपना फ़िज़िकली ख्याल रखें। और गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूँगी, सब कुछ छोड़ के हर जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं, ऐसी जगह बनाएं, ऐसे जिम्स बनाएं कि हर महल्ले का बच्चा, हर गली का बच्चा जाके किसी स्पोर्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। ये जो हाथों में गैजेट आ गए हैं इससे दूर हो सके।
अपना हेल्दी खाएं। अगर आप 2 चम्मच घी सालन में डालते हैं तो आज से 1 पे आ जाए, अगले हफ्ते से आधे पे आ जाए। इसी तरह आप ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं और दिल की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और मसले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू जी।